Hello everybody, I hope all are doing great. This is Vani, welcome back to my YouTube channel. So yes, from today onwards I'm going to start a new series which is specifically for CUET students, right? तो जो भी अपने CUET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपकी अपकमिंग मंथ्स में आपका आने वाला है CUET UG इकोनॉमिक्स के लिए, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज इसमें हम सारे चैप्टर, सारे यूनिट्स जो है बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, राइट? आपको अगर आपने ये सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ ली है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है और कुछ चीजें नहीं करने की जरूरत, फ्री में आपको सब चीजें मिल रही हैं। अब ऐसा मत सोचना कि फ्री में है आधा अधूरा पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है। पूरा डिटेल में जो कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी वो चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली है, राइट? सो इसमें हम करने क्या क्या वाले हैं, मैं आपको पहले ये ओवरव्यू दे देती हूँ। पहली चीज, इसमें हम सारे चैप्टर, सारे यूनिट्स हम कवर करेंगे, जितने भी यूनिट्स हैं। सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं इस साल के, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स हट चुका है, तो वो पूरे सिलेबस की डिटेलिंग में उसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकता है। साथ ही साथ उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, राइट? तो पहले हम सारे यूनिट्स कवर करेंगे, देन हम PYQ की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत हेल्प आपकी उससे होगी, राइट? आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना होगा। साथ ही साथ जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपके पास ऐसी रिलेटेड वीडियोस, इस टाइप की वीडियोस आती रहेंगी। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए रहने वाली हैं। एंड टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको सारे जो भी नोट्स है वो सब प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ MCQs भी वहां पर मैं कराती हूँ। सो नाउ कम टू द टॉपिक। सो अब ये सब चीजें मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपनी यूनिट 1, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पहले मैं बता देती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आ चुका है। इस साल के जो सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स हट चुका है। तो मैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, सो दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम फटाफट से पूरा रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम माइक्रो पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि माइक्रो में इस बार चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, तो वो हमें अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि हम भूल भी चुके हैं, क्योंकि अभी हमने 11th में पढ़ा था वो सब चीजें, दैट्स व्हाई। तो मैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 स्टार्ट करी, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का यूनिट 1 ये रहने वाला है, जिसमें सारे चैप्टर, जो भी 3-4 चैप्टर्स थे वो सब इसमें आपको कवर होंगे। पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 में हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। पार्ट 2 उसके 2 पार्ट रहेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। अब मैं बता देती हूँ पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पार्ट 1 में ये सारे जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जितनी भी सारा सिलेबस का ही कॉन्सेप्ट आपको, जो भी सिलेबस अपना उठाकर देखो उससे रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको सब मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के जो क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये सब चीजें, सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और उसके टाइप्स हम इसमें देखेंगे। स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ने वाले हैं। फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये सब चीजें हम देखेंगे। इंटरडिपेंडेंस क्या है सेक्टर्स के बीच में, वो चीज हम देखने वाले हैं आज। सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, कन्वर्जन क्या है नेशनल इनकम और नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स है उनका। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर, ये कॉन्सेप्ट आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, राइट? और साथ ही साथ कुछ जो 1-2 मैंने PYQ भी लिए हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किस टाइप का अपना पेपर में क्वेश्चन आते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट? सो नाउ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। सो नाउ कम टू द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे इसमें रहते हैं, दैट इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो मैक्रो जो है, ये इसका जो ओरिजिन हुआ है ये ग्रीक टर्म से हुआ है, दैट इज मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, राइट? अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में बात करें, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में बात करें, तो लार्ज मतलब इकोनॉमी एज अ होल। तो अब इकोनॉमी को होल लेवल पर देखते हैं, टोटल एग्रीगेट लेवल पर देखते हैं, वो हमारा किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसी से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म निकल कर आया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इशू को होल लेवल पर, इकोनॉमी के होल लेवल पर जो भी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इशूज को, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच में हम पढ़ते हैं। और ये जो ब्रांच थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो कौन लेकर आए थे? कीन्स, राइट? तो कीन्स थे कौन? फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा हम इसमें क्या करते हैं कि इकोनॉमिक क्वेश्चन, जैसे कि क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, हमारे जिसमें मेन कंसर्न होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में
पूरे कंट्री के रेजिडेंट्स का वेलफेयर की हम इसमें बात करते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंट्स का ग्रोथ ऑफ आउटपुट, इकोनॉमी के ग्रोथ की हम बात करें, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और ये पढ़ते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो इंप्रूव करेगी इकोनॉमी के स्टेटस को, कि कैसे इकोनॉमी का स्टेटस, इकोनॉमी कैसे बैलेंस होगी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन कैसे करेक्ट होंगी, वो सब चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या हम इसमें पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि इकोनॉमी को होल लेवल पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, कि हमारे जो गुड्स हैं वो फर्दर वो क्लासिफाइड है, जो इकोनॉमी में हमारे अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, अब वो जो गुड्स हैं वो हमारे फर्दर कुछ पार्ट्स में क्लासिफाइड है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, एक होता है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, सेकंड होता है कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड, राइट। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है हमारे गुड्स का। अगर हम बात करें पहले फाइनल गुड की, तो फाइनल गुड वो गुड होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब प्रोडक्शन एरिया से बाहर आ चुके हैं, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है उससे बाहर आ चुके हैं, और जो फाइनल यूजर्स हैं उसको रेडी है यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। जैसे कि हम लोग अब सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रेड का जो प्रोडक्शन हुआ वो फैक्ट्री से बाहर आ चुकी है शॉप पर, और शॉप से वो हमने ले लिया और उसको डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड वो होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुके हैं और फाइनल यूजर्स को रेडी हैं यूज करने के लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जो फाइनल यूजर्स है वो कौन है। फाइनल यूजर यहाँ पे कंज्यूमर भी हो सकते हैं और फाइनल यूजर यहाँ पे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास ये आ गया कि फाइनल यूजर, हु आर द फाइनल यूजर्स, कि कंज्यूमर ही यूज करेंगे फाइनल गुड्स को और प्रोड्यूसर भी कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ कंज्यूमर ही फाइनल यूजर्स होते हैं फाइनल गुड के, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनल यूजर्स यहाँ पे कंज्यूमर भी होंगे फाइनल गुड के और प्रोड्यूसर्स भी होंगे। जो फाइनल गुड्स, जो फाइनल यूजर्स अगर कंज्यूमर्स हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और अगर फाइनल यूजर्स प्रोड्यूसर हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। और जो भी कंज्यूमर गुड्स पर, फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर जो भी कंज्यूमर्स खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम अपने कंजप्शन के लिए खर्चा कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रेड और बटर हमने लिया है, वो हमारा फाइनल गुड हुआ, फाइनल कंज्यूम कर रहे हैं तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर्स जो भी खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर, उनको हम क्या बोलते, उनका जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कि ट्रैक्टर परचेज किया, हार्वेस्टर्स हमने लिए हैं, अब ट्रैक्टर्स क्या है, फाइनल गुड हुआ। अब फाइनल गुड वो प्रोड्यूसर ने लिया है, अब प्रोड्यूसर ने जो उसको खर्चा किया है वो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि उससे वो फर्दर जाके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, तो इस वजह से उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो ये होता है पूरा फाइनल गुड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की। अब इंटरमीडिएट गुड जैसे उसका अपोजिट है। इंटरमीडिएट गुड कौन से गुड्स होते हैं, जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए हैं और अभी फाइनल यूजर्स इसको यूज करने के लिए रेडी नहीं है, राइट। अभी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है और फाइनल यूजर्स को भी रेडी नहीं है यूज करने के लिए। कुछ वैल्यू एडिशन उसमें अभी लेफ्ट है, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है, फर्दर प्रोसेसिंग होना भी इसमें बाकी है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जो कि विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जो वैल्यू है अभी इसमें कुछ ऐड होना बाकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि शर्ट बन चुकी है, अब शर्ट बनने के बाद कपड़ा आया, कपड़े से हमने शर्ट बनाई, शर्ट से हमने ट्रांसपोर्टेशन, अभी क्या हुआ कि उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन होना बाकी है कि अभी फॉर लेट्स से कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस या फिर जो छोटे मोटे जीएसटी हो गई, ये सब चीजें अभी वैल्यू एडिशन होना कुछ बाकी है, जो कि विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। और हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल भी की तरह, वो हम आगे इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये वो गुड होते हैं जो कि अभी फाइनल यूजर्स उसको यूज करने के लिए रेडी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, जो कि प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही है, जो कि फाइनल यूजर उसको भी यूज नहीं करेंगे। एक तो ये डेफिनेशन होती है इंटरमीडिएट गुड की। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, विच इज परचेज बाय वन फर्म। इंटरमीडिएट गुड एक तो ये होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से नहीं आए हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट गुड, हम उनको भी बोल सकते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है, वो भी उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। कि फॉर एग्जाम्पल कोई ए फर्म है, ए फर्म ने और बी फर्म है, ए फर्म ने या फिर बोल सकते हैं बी फर्म ने ए फर्म से क्या लिया, कोई गुड लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो फर्म है ए फर्म, ये मिल्क प्रोड्यूस करती है और जो बी फर्म है वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्वीट शॉप है। तो फॉर एग्जांपल कि ए ने या फिर बी ने परचेज किया ए से क्या, मिल्क परचेज किया, तो उसके लिए वो क्या हुआ, ए के लिए वो उसका रॉ मटेरियल,
उसके लिए तो फाइनल गुड है ए के लिए, लेकिन बी के लिए वो उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, जो कि उसमें फर्दर कुछ प्रोडक्शन करेगा, फर्दर प्रोडक्शन से वो उसके लिए स्वीट्स बनाएगा। तो बी के लिए वो रॉ मटेरियल हुआ और ए के लिए वो फाइनल गुड हुआ। तो फाइनल बोल सकते हैं इंटरमीडिएट वो गुड भी होते हैं जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं जब एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है, जैसे हमने ए और बी के कॉन्सेप्ट में देखा। या फिर कोई ए फर्म है, ए फर्म ने बी फर्म को कुछ प्रोडक्शन, कुछ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया कोई ई फर्म थी। अब ई फर्म क्या बनाती है, शर्ट्स बनाती है, राइट। अब ई ने ए को क्या दिया, शर्ट्स दी। अब वो जो शर्ट्स उसने उसको दी, ई के लिए तो वो क्या है, फाइनल गुड है, लेकिन जब वो ए के पास है, अब ए जो है ये ऐसी फर्म है जो कि वो होलसेलर मार्केट, फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं ये जो फैक्ट्री थी ई, और ये जो है होलसेलर है शर्ट्स का। अब ये जो है फर्दर इनको सेल आउट करेगा, वो उसने मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसने जो इस पर्पस के लिए लिया कि वो खुद उसको बेचेगा, वो फर्दर उसको इसलिए लिया है वो शर्ट्स कि वो उसको फर्दर सेल करेगा। जब रीसेलिंग के लिए कुछ चीजें यूज की जाती हैं वो भी हमारा किस में आता है, दूसरी फर्म को। आपकी होगी ए फर्म है, ए फर्म वो शर्ट्स को आगे बेचेगा तो उसने रीसेल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, दूसरी फर्म को रीसेल करेगा तो वो उसके लिए भी क्या होगा भाई, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट वो गुड भी हो सकते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म से परचेस करती है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है, या फिर इसको एज अ रीसेल पर्पस के लिए, मतलब एक फर्म ने दूसरी फर्म से कुछ खरीदा और वो उसको आगे बेच रही है, मतलब आगे दूसरी फर्म को बेच रही है, तो वो रीसेल पर्पस के लिए उसने उसको खरीदा था, तो ये भी हमारा इंटरमीडिएट गुड के अंदर ही आएगा, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड वो गुड भी हो सकते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म से परचेस कर रही है, आधा या तो रीसेल कर रही है उसको, या फिर उसको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। तो आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा, राइट। अगर कुछ भी डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट सेक्शन नहीं तो आप मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ग्रुप मैंने अलग से बनाया हुआ है जिस पर आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो आपकी टॉपिक से रिलेटेड वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पे कि सेम गुड जो है फाइनल भी हो सकता है और सेम गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। वो उसके किस पर डिपेंड करता है, उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि उस गुड को कैसे यूज किया जा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल शुगर जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगी, कब, जब उसको प्रोडक्शन बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है, एक इंटरमीडिएट गुड हुआ, कोई बिस्किट फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री में वो शुगर का कैसे यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है क्योंकि उससे बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है। सेम ही शुगर को हाउस होल्ड जो है, हम लोग जो है मिल्क और टी में कंज्यूम करते हैं, तो हमारे लिए क्या हुआ, फाइनल गुड हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सेम गुड शुगर हमारे एक के लिए फाइनल गुड है और एक के लिए इंटरमीडिएट गुड है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके एंड यूज पर डिपेंड करेगा कि इसको कैसे यूज किया जा रहा है, राइट। ऐसे हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर कि पेपर जो है स्टूडेंट ने परचेज किया है, हम लोग उस पर परचेज करके अब लिख रहे हैं, कुछ अपनी क्वेश्चंस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हुआ, फाइनल गुड हुआ, राइट। लेकिन वही पेपर अगर पब्लिशर परचेज कर रहा है, क्योंकि वो उसको आगे फर्दर क्या करेगा, बुक्स बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा फाइनल गुड होता है उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अब मैंने इसमें डिफरेंस दिए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। वही डिफरेंस है कि जो इंटरमीडिएट गुड है वो भी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, वो भी रीयूज नहीं है, रेडी टू यूज नहीं है, और फाइनल गुड्स है वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुके हैं, वो रेडी हैं यूज करने के लिए, राइट। ये गुड एक रॉ मटेरियल की तरह हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये गुड्स जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं होते हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो गुड है ये रिसोल्व कर देती है एक फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर, कि मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को क्या होता है, जैसे हमने अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक फर्म दूसरी फर्म से परचेस कर रही है और उसको फर्दर रीसेल पर्पस के लिए उसको यूज कर रही थी, तो एक फर्म दूसरी फर्म से ले रही है और उसको फर्दर रीसेल कर रही है, तो वो हम इंटरमीडिएट गुड में ही हमारा पार्ट आएगा। लेकिन फाइनल गुड में ऐसा कुछ नहीं होता, फाइनल गुड में हम कोई भी रीसेल नहीं करते हैं, रीसोल नहीं करते हैं फर्म दूसरी फर्म को प्रॉफिट के लिए, राइट। इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है, वैल्यू अभी कुछ फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, और जो फाइनल गुड है इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होनी, सारी वैल्यू एड हो चुकी है। जो भी खर्चा किया जाता है इंटरमीडिएट गुड पर उसको हम क्या बोलते हैं, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलेंगे, राइट। ऐसे ही जो भी खर्चा किया जाता है इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये गुड्स जो है हमारे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, उस समय डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको नेशनल इनकम में ही इंक्लूड किया जाता है, फाइनल गुड्स को ही सिर्फ नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड्स का। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ गुड आता है दैट इज कंज्यूमर गुड्स। अभी कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स हमें नाम से ही समझ आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स कौन से हो जो कंजप्शन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज किए जा रहे हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कराने के लिए जो भी गुड्स को डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स और वी कैन से कंजप्शन गुड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, मिल्क आर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड। हम लोग ने आइसक्रीम लिया, मिल्क लिया जो कि हाउसहोल्ड यूज कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसके लिए वो क्या हुआ? कंज्यूमर गुड्स हुआ। अब कंज्यूमर गुड्स के भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, सेकंड सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स एंड फोर्थ इज सर्विसेज। तो अगर हम बात करें पहले ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स की, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स ये गुड्स होते हैं जो कि सेवरल ईयर्स के लिए, बहुत सालों साल के लिए यूज किए जाते हैं और जिसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हाई होती है। लेट्स से हम बोल सकते हैं टीवी, रेडियो, स्कूटर, ये सब हमारे किस में आएंगे? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में, जो कि बहुत सालों के लिए हम इनको यूज करते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो हाई होती है, तो वो हमारे कौन से गुड्स होंगे? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, राइट। नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो कि 1 साल या फिर 1 साल से कम जिनको हम यूज करते हैं वो हमारे आएंगे सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स में इंक्लूड होंगे, जैसे कि क्लोथ्स हुए, फर्नीचर हुए, ये सब हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, ये कौन से होंगे? ये वो गुड्स होते हैं जो कि हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के लिए, मतलब खाया और कंज्यूम किया और खत्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंक हुआ, पेन, पेपर और वी कैन से मिल्क, बटर, ये सब हमारे सिंगल यूज गुड्स होते हैं, एक बार कंज्यूम किया और वो खत्म। तो सिंगल कंजप्शन गुड्स हो गए, दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी जो वैल्यू है वो रिलेटिवली लो होती है। नेक्स्ट सर्विसेज, सर्विसेज जो भी हमारे नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो कि which can be seen but which cannot be touched, और हम बोल सकते हैं सीन और टच भी नहीं कर सकते हैं, तो which is जो कि डायरेक्टली हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कराती है, लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, सर्वेंट, ये सब हमारी सर्विसेज होती हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे हमारे कंज्यूमर गुड्स के। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सब चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स जो कि फिक्स्ड एसेट होती है प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड एसेट्स जो कि, अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? जो कि प्रोडक्शन में रिपीटेडली यूज्ड होती है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी अकर होता है। तो ये 3 कैटेगरी आती है हमारी कैपिटल गुड में, जिसमें अगर किसी गुड में ये 3 कैटेगरी फुलफिल हो रही है तो वो गुड कौन सा होगा? हमारा कैपिटल गुड होगा। पहला कि वो जो है फिक्स्ड एसेट्स होनी चाहिए प्रोड्यूसर की। सेकेंड पॉइंट कि उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज करें, और थर्ड पॉइंट क्या होगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा है और जिसमें डेप्रिसिएशन भी अकर होता है, दैट विल कम अंडर द कैपिटल गुड्स कैटेगरी, राइट। तो कैपिटल गुड्स वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर की। ये गुड्स जो होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में सेवरल ईयर्स तक यूज किए जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। ये गुड्स डेप्रिसिएशन भी करते हैं, डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर होता है, वैल्यू जो है वो लॉस होती है। इसमें हमारा एग्जांपल क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या हो गई? कैपिटल गुड का पार्ट हो गया, राइट। तब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कैपिटल गुड्स, सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से है? जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, जो जिससे प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कर रहा है। अब सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगे, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। क्यों भाई? ये प्रोड्यूसर गुड्स कौन से? जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जा रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी वही हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में नेल्स, बोल्ट, वुड्स ये सब भी आती हैं। नेल्स क्या? कीले, वुड लकड़ी। तब इसको हमने एक बार हमने यूज किया, वो तो कंज्यूम हो गई, वो तो खत्म हो गया। तो अब क्या? नेल्स जो है, कीले हैं, कीले जो है ये प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स हो गए? नहीं। दूसरी चीज, हम प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली हम एक ही कील को बार बार यूज करेंगे? ऐसा भी नहीं है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और इस पर डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं। तो ये हमारा प्रोड्यूसर गुड तो हुआ क्योंकि प्रोडक्शन एरिया प्रोसेस में यूज हो रहा है, लेकिन ये हमारा कैपिटल गुड नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल गुड के ये 3 कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट भी पूछ लिया जाता है कि सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगे और सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देंगे कि बताओ उसमें से कौन कौन से प्रोड्यूसर गुड्स है, कौन कौन से कैपिटल गुड्स हैं, राइट। तो ये था कैपिटल गुड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसमें आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी कंज्यूमर जो भी खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
जिसको हम इकोनॉमिक्स में मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल कंजप्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वो इकोनॉमी एट द होल लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो किस में आएगा, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। अब एग्रीगेट की हम बात करें तो एग्रीगेट में कंज्यूमर्स कौन कौन हुए, कंज्यूमर्स तो सारे टोटल। अब कंज्यूमर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि हाउस होल्ड्स हम लोग, गवर्नमेंट ये भी कंज्यूमर है, एनजीओज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये भी कंज्यूमर्स हैं। तो इन सब का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सब हम इंक्लूड करेंगे, तब जाकर हमारे पास क्या बनकर आएगा, पूरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बनकर आएगा। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग खरीद रहे हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमारा वो कौन होगा, हाउस होल्ड खरीदेंगे, तो वो हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स को के ऊपर जो भी खर्चा करती है वो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए करती है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है तो वो कौन सा होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट ने किया है। एनजीओज चैरिटी पर्पस के लिए करते हैं, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, ये सब चैरिटी पर्पस के लिए कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इनका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय एनजीओज। तो इन सबका टोटल मिलाकर हमारी इकोनॉमी का टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। राइट, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कौन कौन होगा, हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस एनजीओज। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, मैं इसमें देख लेती हूँ क्या क्या टॉपिक्स आपके रहते हैं। इसमें हम ये, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम इसमें कवर करेंगे, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक फ्लो का कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इंटरडिपेंडेंस, रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इस लेक्चर में मैं सर्कुलर फ्लो तक रखूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, नेशनल इनकम के जो भी कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज वगैरह हैं, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, है ना। मैं तो पढ़ा दूंगी सब चीजें, लेकिन बोरिंग सी हो जाएगी वीडियो, काफी ज्यादा बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आज सर्कुलर फ्लो तक ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेशनल इनकम पूरा कवर करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट्स, अगर थोड़ा रहता है तो मैं 1-2 कॉन्सेप्ट्स भी आपको नेशनल इनकम के बता दूंगी। इसमें मैंने एक PYQ क्वेश्चन भी लिया था, वो आगे आएगा, बताती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें इसमें पढ़ना था। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब स्टॉक ऑफ कैपिटल के मतलब इन्वेस्टमेंट एक वो प्रोसेस है जब स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है। तो जब इंक्रीमेंट होता है स्टॉक ऑफ कैपिटल में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब, कैपिटल में हमने देखा क्या, फिक्स्ड एसेट्स, कि एक हमारे पास मशीन थी, अब हमने दूसरी मशीन ले ली, तो क्या हुआ, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से 2 मशीन आ गई, 2 से 3 आ गई, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट को एसेट्स की टर्म में रिलेट करते हैं। जो भी हमारा कैपिटल में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, कि कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, एसेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कि जो कैपिटल गुड्स का जो टोटल प्रोडक्शन है, अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल गुड्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात करें, सिर्फ कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन, जितनी भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है हमारी इकोनॉमी में, तो वो सब क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। कि पहले एक मशीन थी, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, अब ये क्या है, हमारा कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, कैपिटल गुड्स का इंक्रीमेंट हुआ, स्टॉक बढ़ा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन 2 पर्पस की वजह से होगा, या तो क्या होगा कि या तो हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है कैपिटल गुड्स को रिप्लेस कर रहे हो, इसलिए करेंगे, मतलब दो वजह से हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे कैपिटल गुड्स का, कैपिटल का। या तो क्या कर रहे होंगे, हम रिप्लेस कर रहे होंगे अपनी एग्जिस्टिंग स्टॉक को, कि मेरे पास पहले एक मशीन रखी थी और वो मशीन जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसको रिप्लेस करके मैंने एक नई लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल गुड का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, डेप्रिसिएशन हुआ गया, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो खराब हो गई तो डेप्रिशिएट हो गई, तो वो डेप्रिसिएशन में आएगा।
या फिर हम क्या करें, एडिशन कर रहे हैं। मैं प्रोडक्शन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीमेंट करना है, एडिशन किसमें करना है। मेरे पास पहले एक मशीन थी, अब मुझे क्या करना है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, इस वजह से मैंने 1 से 2 मशीन बना ली है, दूसरी मशीन का भी प्रोडक्शन कर लिया है, अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल में एड ऑन कुछ किया है, तो वो हमारा किसमें आएगा, एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। इस वजह से मैंने प्रोडक्शन किया है तो अपने कैपिटल का, तो ये हमारे इस कैटेगरी में आएगा, जो कि किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इस वजह से मैं कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ, तो ये हमारा आएगा नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो डेप्रिसिएशन प्लस नेट इन्वेस्टमेंट को मिलाकर क्या बनता है, पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन का है, कुछ ऐसा प्रोडक्शन हुआ है कि जो हमने रिप्लेसमेंट किया है, अपनी पुरानी मशीन को उठाकर नई लेकर आए हैं, और कुछ ऐसा प्रोडक्शन है जो कि हमने एडिशन किया है अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में, जो कि नेट इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन सबको टोटल करके हमारे पास क्या निकल कर आता है, पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। ग्रॉस मतलब टोटल। तो ये था हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किया जाएगा, और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट के लाइक होता है। तो अगर हम बात करें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, जब हम एग्जिस्टिंग फिक्स्ड या फिर हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक को जब इंक्रीज किया जाता है प्रोड्यूसर के अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी पीछे इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो जब भी फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में इंक्रीमेंट होगा, दैट विल कम अंडर द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के स्टॉक बढ़ रहा हो, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक हम बढ़ा रहे हो, या फिर रॉ मटेरियल हम इंक्रीज कर रहे हो, उनके स्टॉक को बढ़ा रहे हो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट विल कम अंडर द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें, क्यों जरूरी है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब एक मशीन थी, 1 से 2 मशीन लेकर आएंगे, तो मेरा प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमी में आउटपुट मेरी फैक्ट्री में बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा आउटपुट का, आउटपुट इंक्रीज होगा तो जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी, और वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, राइट। तो ये जरूरी होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम बात करें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है, तो जिससे क्या होगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक बड़ा होगा अच्छे से रॉ मटेरियल का, जिससे मेरी जो सप्लाई ऑफ इनपुट है वो इंटरप्शन नहीं होगा, वो अनइंटरप्ट हो जाएंगी, मुझे बार बार स्टॉक नहीं लेकर आना होगा, जो भी डे टू डे परचेज है मुझे बार बार लेकर आना है, फिर प्रोडक्शन कर रही फिर लेकर आ रही हूँ, तो वो भी सब चीजें अवॉइड होगी, जिससे मेरा जो हर्डल्स आए थे बीच में प्रोडक्शन करने की, वो भी सब चीजें खत्म होंगी, मैं प्रोडक्टिविटी मेरी इनहांस होगी, जिस वजह से फर्दर इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो ये कुछ डिफरेंस है इन्वेंट्री और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में, उनका कुछ सिग्निफिकेंस थे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिफरेंशिएट, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से पूरा देख सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारा क्या होगा, ऐसा खर्चा प्रोड्यूसर्स का जो कि प्रोड्यूसर्स ने न्यू मशीन, न्यू एसेट्स को परचेज करने के लिए किया है, और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर किया है ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्योंकि ग्रॉस में हम क्या देख रहे हैं, ग्रॉस में हम टोटल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा प्रोडक्शन किया है जो कि हम अपने न्यू इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू मशीन को प्रोडक्शन करने के लिए करें, जिसको हमने बोला था नेट इन्वेस्टमेंट, और कुछ ऐसा प्रोडक्शन भी है जो कि हमने रिप्लेसमेंट किया है अपनी एग्जिस्टिंग स्टॉक को, केवल एग्जिस्टिंग स्टॉक को हटाया और नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो गई, तो वो हमारे किस में आता है, डेप्रिसिएशन में, तो वो वाला इन्वेस्टमेंट भी था। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट। ऐसे नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट में से वो इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे अपने स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल में, ये सब हमारा किस में आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो कि सिर्फ हम एग्जिस्टिंग स्टॉक को इनहांस कर रहे हैं, या फिर फिनिश गुड्स के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, सेमी फिनिश गुड्स के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, रॉ मटेरियल के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा किस में जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट में। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इसमें इंक्लूड होगा। नेट इन्वेस्टमेंट हमारा डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं हो, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में हम बोल सकते हैं उसमें इंक्लूड नहीं होता, कि नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ क्या आता है, वो स्टॉक कैपिटल का जो कि एडिशन जो है कैपिटल का वो आता है हमारा सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट में। ग्रॉस में दोनों आते हैं, तो ग्रॉस में हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा। इसमें हम कोई भी नेट एडिशन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल की शो नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल का नेट एडिशन नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम नेट एडिशन शो करते हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल का, कि वहां पर हम दिखाते हैं कि नेट एडिशन, ग्रॉस में तो नहीं दिखाते हैं कि नेट एडिशन कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पर नेट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों आता है, लेकिन नेट एडिशन में हम नेट इन्वेस्टमेंट में नेट एडिशन ही दिखाते हैं, सिर्फ अपना वो पार्ट इन्वेस्टमेंट का जो कि सिर्फ हमारा एडिशन हुआ है वही पार्ट हम दिखा रहे हैं, वो पार्ट नहीं दिखा है जो हमारा रिप्लेसमेंट से आया है।
तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंस रहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से डिफरेंशिएट। तो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सो दैट आप अच्छे से एमसीक्यूज अपने क्वेश्चंस कर पाओगे। आगे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो पूरी सीरीज को बने रहिएगा इसके साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ही रहने वाली है, लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम PYQ क्वेश्चन अभी तो मैंने 2-3 लिए हैं, लेकिन मैं अलग से प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी, जिसमें सारे मतलब जैसे मैंने 1 चैप्टर करा दिया है, यूनिट 1 का पार्ट पूरा करा दिया, उसके बाद में यूनिट 1 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है। यस, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर आप जाकर पक्का ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां पर मैं आपको PDF नोट्स और इंफॉर्मेशन UCUT से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड वहां पर बहुत अच्छे से मिलती है। MCQ की प्रैक्टिस भी मैं वहां पर कराती हूँ। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। CUT के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहता है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक वो क्वांटिटी होता है जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जो भी क्वांटिटी को हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी, वही चीज बोल रहे हैं, कितना क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019 में बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में कितना है, तो वो हमारा किस में जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट में। इस टाइम पर कितना है, वाटर इन टैंक, टैंक में इस टाइम पर पानी कितना है, तो वो सब क्या है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब ये मत सोचना कि वो तो पानी है, स्टोर्ड है, नहीं, उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर कितना क्वांटिटी हम जो मेजर किया वो कितना है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट आता है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं, दैट विल कम अंडर द फ्लो कॉन्सेप्ट। वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि पॉकेट मनी फॉर अ मंथ, पूरे महीने की पॉकेट मनी, लीकेजेस फ्रॉम वाटर टैंक, पानी जो टैंक से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, उसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोली। ये नहीं कि हमने जब मेजर किया तो इस टाइम पर इतना पानी था, 10 लीटर था, नेक्स्ट टाइम जब हमने और आधे घंटे बाद चेक किया, उसके बाद वो कम हो के फ्लो हो रहा है, उसके बाद वो 8 लीटर हो गया, फिर 7 लीटर हो गया। तो वो तरीके से एक तरीके से क्या हो रहा है, जो अलग अलग क्वांटिटी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमने क्वांटिटी को मेजर किया तो वो डिफरेंट आ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मेजर कर रहे हैं, तो हमारा किस में आएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट में। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब जिस चीज को मेजर करते हैं इस टाइम पर क्या है, तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट आता है, राइट। तो ये था कुछ स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट की बात। नेक्स्ट आता है 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। 4 सेक्टर कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर। अब अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर्स की, हाउस होल्ड में कौन आएगा, हम लोग जो भी कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर गुड्स को, वो सब किस में जाएंगे, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आएंगे। तो इट इंक्लूड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी कंज्यूमर्स हैं वो सब किस में जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जाएंगे। हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड जो हम लोग हैं वो हम ऑनर है किसके, FOPs के, 4 FOPs के, दैट इज 4 FOPs हमारे कौन कौन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब के जो भी ऑनर है वो कौन है, हम लोग हैं, तो वो किस में जाएगा, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जो भी प्रोडक्शन करती है, वो सब किस में जाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर। जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट विल कम अंडर द प्रोड्यूसर सेक्टर। नेक्स्ट इज इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में हम बात करें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कौन आएगा, जो भी गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनका जो मेन काम है, इट इंक्लूड गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी भी है, गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी कैसी हो कि गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर कैसे हुआ, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट क्या करती है, रोड, डैम, ब्रिजेस, ये भी प्रोडक्शन कराती है, ये भी लाइक बोल सकते हैं इसको भी कंस्ट्रक्ट कराते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है और गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी भी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन आया, गवर्नमेंट आएगी। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो हमारी किस में जाएंगी, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर जाएगी। यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कैपिटल का फ्लो है हमारी इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी फ्लो हो रहा है कैपिटल का, वो सब किस में जाता है, हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज होती है हमारी एक्सटर्नल सेक्टर में आती है। तो ये हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, हम लोग, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करते हैं, गवर्नमेंट समझ कर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल बोल सकते हैं वेलफेयर एजेंसी भी है, और गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है।
एक्सटर्नल सेक्टर कौन है? एक्सटर्नल सेक्टर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होती हैं वो सब किस में आएगा? हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में। अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर्स कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कैसे इंटरडिपेंड होता है, कैसे आपस में ये सारे इंटरडिपेंड होते हैं। तो अगर हम बात करें इंटर सेक्टर फ्लो की कि मतलब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर इंटरडिपेंड है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल, मतलब आपस में सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हम बात करें पहले हाउस होल्ड सेक्टर की, तो हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड हम लोग प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, क्यों? चलो देखते हैं। और प्रोड्यूसर जो है हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है। अब अभी हमने पढ़ा था पीछे कि हाउस होल्ड के पास क्या है? एफओपीज, 4 एफओपीज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो 4 एफओपीज है वो कौन है? हाउस होल्ड किसको देगा? प्रोड्यूसर को देगा। प्रोड्यूसर उससे क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। अब जो भी प्रोडक्शन हुई है उससे क्या बने? गुड्स बने। अब वो गुड्स कहाँ? गुड्स को कौन कंज्यूम करेगा? हम लोग। तो प्रोड्यूसर उसको क्या देगा? गुड्स देगा। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी आती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर कैसे डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर? तो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नीड फॉर कंजप्शन, जो भी हमारे कंजप्शन की नीड्स है वो फुलफिल करता है कौन? प्रोड्यूसर। इस वजह से हम हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। अब प्रोड्यूसर कैसे डिपेंड है हाउस होल्ड के ऊपर? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड जो है वो प्रोड्यूसर को क्या देता है? एफओपीज देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कराता है। जिस वजह से प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है। और ये जो नीड है जो 4 एफओपीज की नीड होती है क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इस तरीके से इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी हमने देखी। ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हम दोनों हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों ही गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर डिपेंड है। अब हम कैसे डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट क्या करती है? अगर हम बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट को हमसे ही टैक्स और नॉन टैक्स मिलता है। जितना भी नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को किसके पास से आता है? हाउस होल्ड के पास से और प्रोड्यूसर के पास से। ऐसे ही प्रोड्यूसर भी डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती है, लॉज, ऑर्डर, डिफेंस, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो इस वजह से हम लोग भी आपस में इंटरडिपेंड है। एक्सटर्नल सेक्टर भी इन सब के ऊपर डिपेंड है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज एक्सटर्नल सेक्टर के साथ चलती हैं। एक्सपोर्ट क्या, इंपोर्ट क्या, तो ये तरीके से सारे सेक्टर्स आपस में हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंटरडिपेंड है। अगर एक भी सेक्टर ब्रेक हो जाए, एक भी सेक्टर ना रहे, सपोज प्रोड्यूसर नहीं है तो हाउस होल्ड जी पाएगा? नहीं। हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड नहीं है, तो प्रोड्यूसर कुछ कर पाएगा? कोई उसके ऊपर लैंड, लेबर, कैपिटल नहीं होगा। तो ये सारे सेक्टर आपस में इंटरलिंक होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, राइट। तो ये था इंटरडिपेंडेंसी अमंग द सेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो अगर हम बात करें रियल फ्लो की, जो हमने भी सेक्टर्स के बारे में बात करी है वही सब चीजें हैं, लेकिन रियल फ्लो में हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर दो सेक्टर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का जब फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, राइट। जैसे कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर लिया। हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 एफओपीज। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने इससे प्रोडक्शन करी है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दे दी। तो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गुड्स का हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। यहाँ पर कोई भी पैसे से रिलेटेड बात नहीं की जा रही है। तो जहां पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा दैट विल कम अंडर द रियल फ्लो, राइट। तो ये हमारा रियल फ्लो कहलाएगा। ऐसे मनी फ्लो क्या होगा? मनी फ्लो में हम यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की बात करें, जहां पर जो सेक्टर्स के बीच में सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा होगा वहां पर हम मनी फ्लो उसको वो कहा जाएगा, राइट। जैसे कि हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को फैक्टर प्रोडक्शन दिए थे, तो प्रोड्यूसर उसको बदले में क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। लैंड के ऊपर क्या देगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सब चीजें पैसे है, पैसे की टर्म्स में जब सेक्टर में फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। अब हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर से क्या खरीदे थे? गुड्स खरीदे थे, तो हाउस होल्ड बदले में क्या देगा? उसको खर्चा जो भी किया है वो देगा, पैसा देगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनी का फ्लो होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा। यहाँ पर मैंने छोटा सा डायग्राम भी बनाया है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मनी फ्लो एंड रियल फ्लो का छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है विच इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारी इकोनॉमी में कैसे जो मनी है, मनी बोल सकते हैं, इनकम कैसे फ्लो करती है। तो इकोनॉमी में 3 मेजर एक्टिविटीज होती हैं। 3 मेजर एक्टिविटी कौन कौन सी? प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इनकम। पहले क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, इनकम जनरेट होगी। अब और ये जो मेजर एक्टिविटीज हैं
ये अगर किसी इकोनॉमी में मतलब एक एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो पूरी सर्कुलर है इकोनॉमी का फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये जो विशेष सर्कल चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। तो 3 मेजर एक्टिविटी कौन कौन सी, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम जनरेशन करना और खर्चा करना। तो ये 3 एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी में होती हैं जो कि पूरी इकोनॉमी में जो फ्लो है वो सर्कुलरली फ्लो करता है इनकम का। जैसे कि प्रोडक्शन हुआ, जनरेशन हुआ इनकम का, उसके बाद वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इनकम को, अब जैसे सपोज हमने क्या प्रोडक्शन करा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से इनकम जनरेट हुई, गुड्स बने, इनकम जनरेट हुई। अब जब इनकम जनरेट हुई तब वो जिसने जो खर्चा मतलब जिसने जो चीजें दी हैं, लैंड को रेंट देंगे, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल को प्रॉफिट देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे, तो वो सबका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब हो गया। अब जब सब लोगों के पास पैसे आ गए तो वो लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, डिपोजिशन और एक्सपेंडिचर करेंगे। अब जब खर्चा करेंगे फिर से क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है इस तरीके से। अगर एक भी चीज ब्रेक हो जाएगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या कर जाएगी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसमें हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगे और लैग कर जाएगी, राइट। तो जैसे कोविड के टाइम पर हुआ था, प्रोडक्शन कम हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं था तो लोगों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन होता तो तभी तो वो बेचते और सामान आता और डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो अब इनकम नहीं है, तो वो खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, अब खर्चा नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता। ये एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो इनकम का जो पूरा फ्लो है वो विशेष सर्कल की तरह पूरा सर्कुलर फ्लो करता है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, अनएंडिंग फ्लो है एक्टिविटीज का। कौन कौन सी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर का, जो कि हमेशा चलता रहेगा डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर। प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड्स पर्टिकुलरली हम बात करें, ईच एक्टिविटी जो है कॉज और कॉन्सिक्वेंस अदर एक्टिविटी का, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी का कॉज है, दूसरे एक्टिविटी का कारण है, दूसरे एक्टिविटी का कॉन्सिक्वेंस है। प्रोडक्शन जब हम करेंगे प्रोडक्शन सेक्टर में वो इनकम जनरेट करेगा हाउस होल्ड्स के लिए, जो कि ऑनर्स है एफओपीज के। ऑनर्स एफओपीज के जो भी हाउस होल्ड है वो खर्चा करेंगे, हाउस होल्ड जनरेट करेंगे, डिमांड जनरेट करेंगे, हम लोग खर्चा करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली खर्चा होगा, फिर से प्रोडक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होगा, इनकम जनरेट होगी, एक्सपेंडिचर फिर से बढ़ेगा उसके। तो ये जो प्रोसेस है, जो 3 डॉट्स हैं वो एक मूविंग सर्कल में चलती रहती हैं, वो 3 डॉट्स कभी भी रुकती नहीं है। अगर वो एक भी डॉट रुक गई तो इकोनॉमी हमारी क्या कर जाएगी, लैग कर जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो ये पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम यहाँ पे बात की है, जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इसमें अगर हम 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में बात करें सर्कुलर फ्लो की, तो हमने यहाँ पे 2 सेक्टर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर अज्यूम करा है कि यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, या फिर हम बोल सकते हैं फर्म्स। तो इसमें कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेट होता है, एजम्पशन क्या लिया हमने, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ही है। यहाँ पर सिर्फ हमने अज्यूम करके चल रहे हैं, कोई भी हाउस होल्ड सेविंग नहीं करेगा, जितना भी हाउस होल्ड के पास पैसा होगा सबके सब वो खर्च कर देंगे। इकोनॉमी क्लोज है, यहाँ पर हम कोई भी एक्सटर्नल की बात नहीं करें, कोई भी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें कैसे सर्कुलर फ्लो कैसे वर्क करेगा, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को क्या दिया, फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी, प्रोड्यूसर ने बदले में उसको फैक्टर पेमेंट दिया। प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए फैक्टर सर्विसेज से, तो वो प्रोड्यूसर्स ने उसको क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज दिए हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने उसको बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया, जो भी खर्चा किया था। तो इस तरीके से ये पूरा खर्चा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें चलती रहती हैं। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर, ये पूरे सेक्टर में चलती रहती है, जहां पर हमने यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करी है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें इसकी, तो ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि अच्छा कि एक सेक्टर में कितना ज़्यादा मतलब कितना इनकम जनरेट हुई है। अगर हमने 2 सेक्टर को पढ़ा है, कितनी इनकम जनरेट हुई है हम इससे पढ़ सकते हैं सर्कुलर फ्लो से, कि कितना पैसा आया, कितना प्रोडक्शन हो, वो सब चीज़ें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। दूसरा हमें ये पता चलता है इस फ्लो से कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर इंटरडिपेंड है, कैसे एक सेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है आपस में। तो ये था हमारा पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा 2 चैप्टर्स, अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हम बोल सकते हैं, हाँ वो मैंने इसमें कवर कर दी है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर नेशनल इनकम से अपना स्टार्ट करेंगे। अब पीवाई के क्वेश्चंस में आपको अभी नेशनल इनकम नहीं कराया है, लेकिन ठीक है मैं आपको पीवाई के दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल इनकम मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी, क्योंकि काफी लंबी वीडियो ये रह जाएगी, दैट्स वाई मैं इसको यहीं पर ही अब कंप्लीट करती हूँ। तो पार्ट 2 में कल लेकर आऊंगी, तो इसके साथ बने रहिएगा।
MCQ क्वेश्चन मीन CUET का मैं PYQ क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। नेशनल इनकम अभी आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन आप देख लो इसको एक बार। तो नेशनल इनकम क्वेश्चन ये आया था आपके पास MCQ क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, कि नेशनल इनकम को हम क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एग्रीगेट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, और वी कैन से क्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर मार्केट प्राइस। तो क्या इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बताइए भाई कि NNP नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं एग्रीगेट में, NNP एट FC, क्योंकि नेशनल इनकम को हम मार्केट प्राइस पे नहीं फैक्टर कॉस्ट पर मेजर करते हैं, तो NNP एट FC इसका एग्रीगेट होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। सो ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आज के लिए हम इतने रखते हैं। सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय।